इंडियन आर्मी को इमरजेंसी बेसिस पर लाइट टैंक्स को खरीदने के लिए स्पेशल पावर दिया गया है और साथ ही इंडियन आर्मी के लिए अभी बुलेट प्रूफ हेलमेट और क्लोज क्वार्टर कार्बाइन्स को भी खरीदा जाने वाला है। साउथ चाइना सी में चाइना को अभी पीछे धकेलने की शुरुआत हो चुकी है और भगवान श्री राम जी की जन्म स्थान को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के बाद हमारे पड़ोसी देश की तरफ से अभी इसकी क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट टैंक्स को लेके है। मनी कंट्रोल में एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से भी इंडियन आर्मी को लाइट वेट टैंक्स को खरीदने के लिए इमरजेंसी पावर दिया गया है। इन टैंक्स को मेनली हाई अल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा और ये डिसीजन चाइना के साथ हुई फेसअप के बाद लिया गया है, क्योंकि चाइना की तरफ से बॉर्डर में अपने टाइप 15 टैंक्स को डिप्लॉय कर दिया गया था। अब बदले में हमारी तरफ से T-72 और T-90 जैसे टैंक को डिप्लॉय किया गया था। अब कंपेयर करें तो टाइप 15 टैंक्स के मुकाबले हमारे टैंक्स काफी बेहतर हैं, लेकिन हल्के होने की वजह से टाइप 15 जैसे टैंक को चाइना बॉर्डर में इजीली डिप्लॉय कर सकता है। इसी वजह से इंडियन आर्मी को लाइट टैंक्स को खरीदने के लिए क्लियरेंस दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर इनको तुरंत ही एयरलिफ्ट किया जा सके। अब कुछ ही दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि 2017 में भी इंडियन आर्मी की तरफ से साउथ कोरिया के साथ लाइट टैंक को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इस डील के बारे में कोई भी खबर सामने नहीं आई। अब देखने वाली बात यह कि इंडियन आर्मी की तरफ से किस लाइट टैंक को खरीदा जाता है। अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है और कितने टैंक खरीदे जाएंगे इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि 2017 में इंडियन आर्मी के लिए करीब 93,000 क्लोज क्वार्टर कार्बाइन्स को खरीदने के लिए एक टेंडर को इशू किया गया था। इस टेंडर को इंडियन आर्मी की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फास्ट ट्रैक मोड में किया गया था, जिस वजह से इस टेंडर की इवोल्यूशन को 2018 में ही फाइनल कर दिया गया था। इसमें यूएई की कारगिल को L1 बीडर घोषित किया गया, लेकिन इसके बाद थोड़ा पॉलिटिक्स हुआ कि कारगिल जो है वो एक नई कंपनी है, तो उसको इतनी बड़ी ऑर्डर नहीं देना चाहिए, बल्कि किसी ऐसी कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहिए जिसको पहले से ही फायर आर्म्स को मैन्युफैक्चर करने का अनुभव हो। और इसी चक्कर में इस फास्ट ट्रैक टेंडर का सत्यानाश हो गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इंडियन आर्मी अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटा और कारगिल की कार 816 कार्बाइन को ही सिलेक्ट किया गया था, जो कि हमारी आउटडेटेड 9mm की 1A1 सबमशीन गन्स को रिप्लेस करने वाली है। अभी सुनने को आया कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कारगिल के साथ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाएगा और अगर इस टेंडर को अभी फास्ट ट्रैक मोड में ही किया जाता है तो इसकी डिलीवरी हमें 1 साल के अंदर मिलना शुरू हो जाएगी। वैसे अभी हमें लगभग 3.5 लाख से ज्यादा कार्बाइन्स की जरूरत है, जिनमें से 93,895 यूनिट्स को अभी कारगिल से खरीदा जाएगा, बाकी मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर खरीदे जाएंगे। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से है। द वीक मैग रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के लिए अभी 1 लाख बैलिस्टिक हेलमेट को खरीदा जाने वाला है। यह हेलमेट AK-47 की राउंड को भी रोक सकती है। अगर ये डील फाइनल होता है तो ये अब तक का सबसे बड़ा बैलिस्टिक हेलमेट की डील होने वाली है। 23 जून को इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री डायरेक्टरेट की तरफ से इसको लेकर RFI को इशू किया गया है, जिसमें बोथ इंडियन और ग्लोबल कंपनी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हेलमेट हमारे आर्मी के द्वारा इस्तेमाल हो रहे पटका को रिप्लेस करने वाले हैं। इन हेलमेट्स की पर यूनिट कॉस्ट लगभग 50,000 रुपए के आसपास की है और अच्छी बात यह कि अभी काफी सारी इंडियन कंपनी है जो कि इनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपो के दौरान मैंने ऐसे कई MSME कंपनी के साथ बात किया था जो कि बैलिस्टिक हेलमेट, पटका या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट को बना रहे हैं। मेरे पास इनके काफी सारे वीडियोज भी हैं, लेकिन मैं इनको अपलोड करना भूल गया था। तो ऐसे काफी इंडियन कंपनी है जो कि अभी ऐसे हेलमेट को बना रहे हैं और ये AK-47 के राउंड को भी रोक सकती है। और इनफैक्ट इन कंपनीज की तरफ से जो पटका बनाया जा रहा है वो भी AK-47 की राउंड को फ्रंट से रोक सकता है। इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये हेलमेट 10 मीटर की दूरी से AK-47 की स्टील कोर बुलेट को रोकने चाहिए और इसमें अलग अलग तरह के एसेसरीज फिट करने के लिए अटैचमेंट पॉइंट होने चाहिए। इसके लिए अगले साल की शुरुआत में ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया जाएगा और 2018 में भी कानपुर की MKO लिमिटेड को 1,58,000 बुलेट प्रूफ हेलमेट के लिए ऑर्डर दिया गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि ये हेलमेट सही तरीके से AK-47 की बुलेट को रोक नहीं पा रहे हैं। रिसेंटली आतंकवादियों या फिर यूं कहे कि सुअरों की तरफ से आर्मर प्रेसिंग राउंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से अभी इन हेलमेट्स को खरीदने का फैसला किया गया है। अभी जो हेलमेट हमारे पास है उसमें एक दिक्कत ये है कि अगर ये किसी भी तरीके से AK-47 की बुलेट को रोक लेती है, लेकिन AK-47 की गोली जहां पर लगती है वहां पर 2000 जूल के आसपास की काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, तो ऐसे में ये भले ही बुलेट को रोक लेते हैं, लेकिन जो झटका होता है वो काफी जोर का लगता है। साथ ही हेलमेट की जिस जगह में बुलेट लगती है उसका अंदर वाला साइड वहां पे पिचक जाता है, जिस वजह से
जवानों के सर में चोट लगने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं और ऐसे ही कुछ डिफेक्ट अभी रिसेंट खरीदे गए हेलमेट में पाए गए थे। तो अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक ऐसी बुलेट प्रूफ हेलमेट को खरीदने की कोशिश की जा रही है जो कि बुलेट को रोकने के साथ साथ जो झटका लगता है उसको कम कर सके और इसको 2000 जूल से कम करके 10 जूल तक रिड्यूस कर सके। अगला अपडेट F-15EX फाइटर जेट को लेके है। आप सबने सुना होगा कि रिसेंटली बोइंग की तरफ से अपनी F-15EX फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स की MMR से टेंडर में पुश करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी इस टेंडर में F-15 के सिलेक्ट होने के चांसेस काफी कम है और इसके कई सारे कारण हैं जिसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, वरना यहाँ पर ये जो वीडियो ये काफी लंबा हो जाएगा। पर अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-15EX के लिए बोइंग को ऑर्डर दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स का कहना है कि F-15EX अब तक बनाए गए सभी F-15s के मुकाबले काफी बेहतर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इसमें अभी लेटेस्ट 5th जनरेशन की एवियोनिक्स के साथ साथ मैसिव पेलोड कैरिंग कैपेसिटी दिया गया है और ये हाइपरसोनिक वेपन को भी कैरी कर सकता है और 4.5 जनरेशन की फाइटर की सेगमेंट में ये अपने प्राइस के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के लिए सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट है। अभी यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से इसकी 8 यूनिट के लिए ऑर्डर दिया गया है, लेकिन फ्यूचर में इसकी 72 यूनिट के लिए ऑर्डर दिया जाएगा जो कि काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स आगे चल के अपनी F-15 की पुरानी फ्लीट को भी नए F-15 से रिप्लेस करने वाली है, जिसमें शायद 144 F-15 खरीदे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर MMR से टेंडर में इसको सिलेक्ट कराने के लिए यूएस की तरफ से एक गेम खेला जा रहा है जहाँ पर 8 यूनिट के लिए ऑर्डर दे दिया गया ताकि भारत को भी लगे कि अगर इसको यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स खरीद रहे तो इसमें कुछ तो बात जरूर होगी। लेकिन दरअसल ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के लिए सही है, उसके पास पहले से F-15 का एक इकोसिस्टम मौजूद है, जबकि हमारे पास अभी तक कोई भी यूएस मेड फाइटर जेट को ऑपरेट करने का अनुभव भी नहीं है और ऊपर से हमारे पास अभी इसी क्लास की सुखोई की एक बहुत बड़ी फ्लीट मौजूद है और पहले से ही इंडियन एयरफोर्स में अलग अलग वेराइटी के काफी सारे फाइटर भरे पड़े हैं, जिनसे अभी इंडियन एयरफोर्स जल्दी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है ताकि मेंटेनेंस में हमको कम पैसा खर्च करना पड़े। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि F-15EX एक बहुत ही बढ़िया फाइटर है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट को देखें तो ये उसमें फिट नहीं होने वाला है। अगला अपडेट चाइना और यूनाइटेड स्टेट को लेके है। आप सबको पता होगा कि बॉर्डर में भारत और चाइना के बीच काफी तनाव चल रहा था, लेकिन पिछले 15 दिनों में तनाव काफी कम हो गया है। पर भले ही भारत और चाइना के बीच तनाव कम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बीच तनाव बढ़ रहा है। जिस तरीके से लद्दाख को लेके भारत और चाइना आमने सामने हुए थे, अभी ठीक उसी तरीके से साउथ चाइना सी को लेके भी यूनाइटेड स्टेट और चाइना आमने सामने आ चुके हैं। मंडे को माइक पोम्पियो ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी की वजह से ये भी साउथ एशिया की हर एक कंट्री के लिए खतरा बन चुकी है और पहले ही साउथ चाइना सी में यूनाइटेड स्टेट की दो एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयड हैं और एक दिन पहले ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से चाइना के द्वारा क्लेम किए जा रहे एक आइलैंड के पास अपने डिस्ट्रॉयर फ्लीट को भेजा गया था, जिससे चाइना काफी नाखुश था और अभी दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी तनाव बढ़ चुकी है। माइक पोम्पियो ने रिसेंटली कहा था कि साउथ चाइना सी में चाइना की तरफ से 2009 से एक डॉटेड लाइन को क्लेम करना शुरू किया गया था, जिस पर चाइना अपना हक दावा कर रहा था, जबकि इसी बात को लेकर चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन जुआओ लिजियन ने बताया है कि साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना का हिस्टोरिक क्लेम है और पिछले 1000 साल से साउथ चाइना सी के ऊपर सिर्फ चाइना का हक है। अभी चाइना की बात करें तो साउथ चाइना सी के लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर माइल के इलाके में चाइना अपना क्लेम कर रहा है और वहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड वगैरह बना रहा है, जो कि फिलीपीन, मलेशिया, ब्रुनोई जैसे देश के इलाके में आते हैं। पर चाइना अपनी ताकत दिखाकर उनको डराकर वहां पे कब्जा कर रहा है और अभी जिस तरीके से ये बात मोड़ ले रहा है और यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच तनाव बढ़ने लगा है, शायद इसी वजह से चाइना अभी लद्दाख से पीछे हट रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो एक ही बार में भारत और यूएस के साथ फाइट करना बिल्कुल नहीं चाहेगा। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि यूनाइटेड स्टेट अभी साउथ चाइना सी को लेकर चाइना के लिए सख्त रवैया अपना रहा है। अगला अपडेट भारत और हमारे एक मित्र राष्ट्र को लेकर है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हमारे एक पड़ोसी मित्र देश है जिनके सम्मानीय प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान उनकी देश में है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता या पिक भी नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि कल वाली वीडियो उन्होंने इसी वजह से रिमूव करा दी थी, क्योंकि उनको कुछ कहो तो उनको बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो हम यहाँ पर अपने सम्मानीय पड़ोसी देश के प्राइम मिनिस्टर के नाम की जगह पर गोटिया का इस्तेमाल करेंगे। अब अपने सम्मानीय गोटिया जी ने ये बोल दिया था कि भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान उनकी देश में है। फिर इस बात को लेके उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया और राम जन्मभूमि के महंत नित्य गोपाल दास जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि गोटिया जी की वजह से भारत के साथ हमारे पड़ोसी देश का संपर्क खराब होने लगा है
और असल में देखा जाए तो उनकी ये स्टेटमेंट इस साल का सबसे बड़ा मीम मटेरियल था। पर आज हमारे मित्र राष्ट्र की तरफ से अपने गोटिया भाव के स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन दिया गया है, जिसमें हमारे पड़ोसी देश के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि गोटिया भाव ने जो बताया था उसके पीछे कारण ये है कि भगवान श्री राम जी को सब प्यार करते हैं और सब अपना मानते हैं, जिस वजह से सबकी अपनी अपनी आस्था है। तो उसी हिसाब से गोटिया भाव के मुताबिक भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान उनके देश में है और इसी बात को लेकर तर्क करने की नहीं बल्कि अभी ज्यादा रिसर्च और स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि रामायण का जो कल्चर है वो काफी पुराना है और बहुत ही विशाल है और हमारे सभी पुराने सिविलाइजेशन यहीं से शुरू हुए हैं और कहीं ना कहीं इसी के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर उनका अयोध्या को डिमीन करने का कोई भी मतलब नहीं था। वैसे अपने मित्र देश की फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था वो काफी हद तक एक्सेप्टेबल है। अगर वो मानते हैं कि उनकी सिविलाइजेशन भी रामायण से जुड़ी हुई है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और वो चाहे तो उनकी आस्था के हिसाब से जहाँ भी चाहे राम मंदिर बना सकते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं और हम भी वहाँ पर खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन गोटिया भाव से इतना निवेदन है कि वीडियो डाउन मत कीजिए, साथ ही सोनाक्षी दीदी के बदले महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।